नमस्कार दोस्तों, वैदिक विद्यालय में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त विकास रसाकर। दोस्तों, घातांक के नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए, आज के वीडियो में हम घातांकों को करनी के रूप में व्यक्त करना सीखेंगे और साथ ही साथ इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इसमें हम करणीगत संख्याओं को बढ़ते क्रम या घटते क्रम के रूप में कैसे लिख सकते हैं, या कौन सी करनी बड़ी है और कौन सी करनी छोटी है, ये कैसे पता करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या ऐसा संभव है कि हम किसी संख्या की घात भिन्न के रूप में लिख सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल संभव है। हम किसी भी संख्या के घातांकों को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। किसी संख्या के घातांक को भिन्न के रूप में यानी अंश बटे हर के रूप में लिखने पर इसमें हमको दो तरह के काम करने होते हैं। एक तो हमको अंश में जो संख्या लिखी है उसके घात के रूप में उसको हल करना होता है, और जबकि हर में जो संख्या है उसको उसके मूल के रूप में, ये जो संख्या है वो उसके घात के रूप में हल की जाती है, अंश जो है वो, और हर में जो मान है वो मूल के रूप में हल की जाती है। एक उदाहरण ले लेते हैं, 81 की घात 3/4। इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, 81 को घातांक के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, 81 को घातांक के रूप में लिखेंगे तो जैसा कि हम जानते हैं 9 या 81 होता है और 3 तिया 9 होता है, यानी ये हो जाएगा 3 की घात 4। ठीक है, 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 4, और उसकी घात क्या दिया हुआ है, 3/4 हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। अब जैसा कि हम जानते हैं a की घात m और उस पूरे की घात n है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, a की घात m इंटू n लिखते हैं, यानी m और n का गुणा हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर जो भी घात कोष्टक के अंदर है और जो घात कोष्टक के बाहर है, इन दोनों का गुणा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 की घात 4 गुणा 3/4। 4 से 4 कैंसल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 की घात 3 या 27। ठीक है, 3 तिया 9 तिया 27, ये आंसर हो जाएगा। तो एक दूसरा प्रश्न लेते हैं, 16 की घात 1/2। इसमें हमको अंश में 1 दिया हुआ है भिन्न के रूप में और हर में 2 दिया हुआ है, यानी हमको सिर्फ इसका वर्गमूल निकालना है। किसी संख्या की घात 1/2 दी हुई है, यानी उस संख्या का वर्गमूल निकालना है। अगर उसकी घात 1/3 दी हुई है तो उसको उसका घनमूल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको इसको क्या लिख सकते हैं, करनी 16 लिख सकते हैं। ठीक है, करनी 16 का मान क्या आता है, 4 आता है। एक और प्रश्न देखते हैं, 32 की घात 1/5। यहाँ भिन्न के रूप में घातांक संख्या दी हुई है 1/5। एक होने के कारण, अंश में 1 होने के कारण अंश को हल करने की जरूरत नहीं है, हमको केवल हर पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर हमको 32 को किसी संख्या के 5वें घात के रूप में प्राप्त करना है। ठीक है, तो सामान्यतः 32 जो है वो 2 का 5वां घात होता है। 2 एक कम, एक बच गया, ये हो गया 2 छक्के 12। ठीक है, अब उसके बाद फिर 2 भाग करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8 और 2 दूनी 4, 2 एक कम। तो यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की घात 5 क्या आता है, 32 आता है। तो 2 की घात 5 गुणा 1/5। ठीक है, या पूरे की घात 1/5, इसको और आगे हल करेंगे तो आ जाएगा 2 की घात 5 गुणा 1/5। तो इस तरह से आ जाएगा 2। तो इस तरह से अगर हमको घातांकों को भिन्न के रूप में दिया हुआ है तो हम उसको क्या करेंगे, जो भी घात हमको दी हुई है उसका हमको वर्ग या फिर घन के रूप में, या जितनी भी घात है उसके रूप में हल करना है। और मूल के रूप में जो भी संख्या दी हुई है ना, तो उसकी जो आधार संख्या है वो लगभग उसके उतने ही घात के बराबर होगी। तो हम लोगों ने एक और प्रश्न लिया है, चलिए इसको हल करते हैं।
यहाँ पर हमको 16/81 दिया हुआ है, उसकी एक घात दिया है 3/4 गुणा 16/81 फिर दिया हुआ है और उसकी घात है 5/4। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं घातांकों के हर का मान जो है वो 4 है, यानी ये दोनों ही संख्याएं किसी न किसी के घात 4 के बराबर होंगी। ठीक है, तो इनको हम पहले देखते हैं, चेक करते हैं। तो 16 जो है वो किसकी चौथी घात के बराबर है? 2 की चौथी घात के बराबर है। 2 की घात 4 क्या होता है? 16। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो इस तरह से 2 की चौथी घात हो गई 16। इसी तरह से जो 81 है वो 3 की चौथी घात है। 3 तिया 9 और 9 तिया 27 और 27 तिया 81। तो इस तरह से 16/81 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 4 बटे 3 की घात 4 और पूरे की घात 3/4 गुणा, इसको भी लिख सकते हैं 2 की घात 4 बटे 3 की घात 4 और पूरे की घात 5/4। अब इसके पहले हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था, a की घात n बाय b की घात n। इसको हम क्या लिख सकते हैं? a बाय b इस पूरे की घात n। तो इस तरह से हम इसको हल कर देंगे। ये आ जाएगा 2/3 और इस पूरे की घात आ जाएगा 4 और ऊपर में और घात लगा हुआ है तो वो घात आ जाएगा 3/4 गुणा, इसी तरह से इसको भी लिख देंगे। ठीक है, 2/3 की घात आ जाएगा 4 और इसके ऊपर में और घात दिया है 5/4। इस तरह से अब फिर से हम क्या करेंगे? a की घात m और इस पूरे की घात n दिया हुआ है तो इसका मान आ जाता है a की घात m इंटू n या m गुणा n। तो यहाँ पर जो भी घात है उनका गुणा हो जाएगा। 2/3 की घात क्या हो जाएगा? 4 गुणा 3/4 गुणा 2/3 इसकी घात हो जाएगा 4 गुणा 5/4। तो यहाँ भी 4 से 4 कैंसल हो जाएगा, यहाँ भी 4 से 4 कैंसल हो जाएगा। अब इससे आगे और इसको हल करते हैं तो ये आ जाएगा 2/3 की घात 3 गुणा 2/3 की घात क्या है? 5। ठीक है, अब a की घात n इंटू a की घात m इस तरह से है तो इसका आंसर क्या आता है? a की घात n प्लस m या m प्लस n। ठीक है, तो इस तरह से दोनों घात जो है वो जुड़ जाएंगे क्योंकि आधार समान है और घात अलग अलग हैं। तो ये आ जाएगा 2/3 की घात 3 धन 5, यानी 2/3 की घात आ जाएगा 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद हम करनी के बारे में बात करते हैं। हम लोगों ने सामान्यतः इस तरह का चिन्ह देखा हुआ है। इस चिन्ह को हम करनी कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में सर्ड कहते हैं। करनी या सर्ड। ठीक है, तो ये जो करनी है इससे हम क्या करते हैं? किसी भी संख्या का मूल निकालते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर करनी 16 लिखते हैं यानी हम उसका वर्गमूल निकाल रहे हैं। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है यानी हम उसका वर्गमूल निकालेंगे। अगर यहाँ पर 3 लिख देते हैं तो यानी उसका क्या होगा? घनमूल ज्ञात करना होगा। इसी तरह से 4 लिख देंगे यहाँ पर तो उसका चौथा मूल हमको निकालना होगा। तो कोई भी संख्या अगर इस तरह से इस चिन्ह के अंदर में है तो उसको हम करनी के रूप में पढ़ते हैं। करनी 16 इस तरह से। ठीक है, करनी 16 का चौथा मूल इस तरह से इसको पढ़ेंगे। अगर हमको संख्याएं करनी के रूप में दी हुई हैं और उनमें हमको ये पता करना है कि कौन सी करनी बड़ी है और कौन सी करनी छोटी है, तो सामान्यतः हम समान करनी वाली संख्याओं को देखकर जान सकते हैं कि इनमें से कौन सी करनी बड़ी है। लेकिन अगर
करनी का जो मूल है वो अलग अलग है, तो उस स्थिति में हमको पूरा हल करने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सी करनी बड़ी है और कौन सी करनी छोटी है। अगर हमको दो करनी दिया हुआ है और दोनों करनी का जो मूल है वो बराबर है, जैसे करनी 16 और करनी 36, तो इस स्थिति में हम आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि दोनों का मूल बराबर है और 16 और 36 में 36 बड़ी है, इसलिए करनी 36 का मान जो है वो अधिक होगा। लेकिन अगर करनी हमको अलग अलग मूलों की दी हुई है, तो उस स्थिति में इनको पूरी तरह से हल किए बिना हम ये नहीं कह सकते कि दी गई दो संख्याओं में या तीन करनी वाली संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी या छोटी है। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं, जैसे मान लीजिए करनी 36 दिया हुआ है और करनी 125 का तीसरा मूल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम जब तक के हल करेंगे, अगर हम जानते हैं कि ये किसकी किसकी करनी है तो हम भले ही बता सकते हैं, लेकिन संख्याएं बड़ी होने पर हमको चेक करके देखना होगा। जैसे करनी 36 जो है ये क्या हो जाएगा, ये 6 के बराबर हो जाएगा, और करनी 125 का तीसरा मूल जो है वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हालांकि संख्या देखने में ये बड़ी लग रही है, 36 से बड़ी लग रही है 125, लेकिन इसका तीसरा मूल निकालेंगे तो 5 आएगा, यानी करनी 125 का तीसरा मूल जो है वो करनी 36 से छोटा है, ठीक है। तो हम ये तभी पता कर सकते हैं जब हम इसको हल करके देखें, ठीक है। पूरा हल हो जाने के बाद ही हम ये कह पाएंगे कि कौन सी करनी बड़ी है और कौन सी करनी छोटी है। तो समान मूल होने पर हम आसानी से बता सकते हैं, लेकिन करनी के मूल अगर अलग अलग हैं, ठीक है, तो उस स्थिति में हमको हल करके देखना पड़ेगा। अगर हम घटते क्रम में लिखते हैं तो घटते क्रम में यही सीक्वेंस रहेगा, करनी 36 जो है वो बड़ी हो जाएगी और करनी 125 का तीसरा मूल जो है वो इससे छोटी होगी। किससे, तो करनी 36 से। अगर आप इसको बढ़ते क्रम में लिखना चाहते हैं तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए क्या करना होगा, करनी 125 की तीसरी मूल को पहले लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे करनी 36 को, क्योंकि करनी 125 का तीसरा मूल जो है वो छोटा है। हमको करनियों को पहचानना कैसे है इसके बारे में देखते हैं। करनी संख्या किसी संख्या को हम तब कहेंगे जब वो एक परिमेय संख्या ना हो, यानी एक अपरिमेय संख्या को ही हम करनी के रूप में लिखते हैं। यानी अगर मान लीजिए करनी 35 और करनी 36 की बात करें, तो करनी 36 जो है वो वास्तविक करनी नहीं है। करनी 36 को करनी 36 नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ 36 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए इसका जो दूसरा मूल होगा उसका मान 6 प्राप्त होगा, ठीक है। इसलिए करनी 36 को हम वास्तविक करनी नहीं कहेंगे, जबकि करनी 35 जो है वो वास्तविक करनी है, क्योंकि 35 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए करनी 35 का मान हमको दशमलव में कुछ प्राप्त होगा, ठीक है। और करनी 36 का मान अगर हम निकालते हैं तो करनी 36 का मान हमको एक परिमेय संख्या 6 के रूप में प्राप्त होगा। इस कारण से करनी 35 वास्तविक करनी है, जबकि करनी 36 जो है वो करनी नहीं है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर मूल अलग अलग हों तब भी हम इस बात का ध्यान देंगे। मान लीजिए करनी 27 का तीसरा मूल अगर बोलता है, ये करनी है कि नहीं पूछता है, तो ये करनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 27 जो है वो 3 का घन है, ठीक है। 3 का घन क्या होता है, 27 होता है। और 27 का अगर हम तीसरा मूल निकालेंगे या घन मूल निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा, जो एक परिमेय संख्या है। जबकि करणीगत संख्या क्या होनी चाहिए, अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। इसलिए 27 का तीसरा जो मूल वाली करनी है वो वास्तविक करनी नहीं है, ठीक है। तो करनी किनको कहते हैं और किनको नहीं कहते हैं, इससे संबंधित डाउट हो सकता है, तो इससे आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। एकदम आसान है। अगर किसी भी करनी को हल करने पर हमको अपरिमेय संख्या मिलती है तो वह वास्तविक करनी होगी, उसी को हम करनी कहेंगे। लेकिन अगर किसी करनी को हल करने पर हमको
परिमेय संख्या मिलती है। तो परिमेय संख्या मिलने के कारण उस संख्या को हम कर्णीय नहीं कहेंगे, वो वास्तविक कर्णीय नहीं होगी। क्या यह संख्या कर्णीय है? चलिए चेक करते हैं कर्णीय है कि नहीं। इसको चेक करने के लिए क्या करना होगा, हमको कर्णीय के अंदर से इसको हल करके देखना होगा। ठीक है, तो हल करते हैं। 5 धन, अब 9 का कर्णीय यहाँ पर है, तो 9 का कर्णीय क्या आएगा, 9 जो है वो 3 का वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 का कर्णीय अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा 3। चलिए इसको और आगे हल करते हैं। 5 और 3 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8। अब यहाँ पर 8 का हमको तीसरा मूल निकालना है, और हम जानते हैं कि 2 का घन क्या आता है, 8 आता है। ठीक है, तो 2 का घन 8 आता है, यानी 8 का तीसरा मूल निकालेंगे तो 2 प्राप्त होगा, जो एक परिमेय संख्या है। यानी हम कह सकते हैं कि 5 धन कर्णीय 9 का तीसरा जो मूल है वो कर्णीय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमको जो उत्तर प्राप्त हो रहा है वो परिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है। जबकि कर्णीय के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि आंसर हमको अपरिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होना चाहिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह जो हमको प्रश्न दिया हुआ है ये वास्तविक कर्णीय नहीं है।